संपूर्ण विज्ञान के लिए यह चौथा भाग होगा जहां पर हम वन लाइनर 1000 से अधिक प्रश्नों को कवर कर रहे हैं। अगर आप इसके बाकी के पार्ट्स देखना चाहते हैं तो उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। जल एक यौगिक है क्योंकि, तो यहाँ पे जल एक यौगिक है, आपको भी पता होगा, और इसका जो फार्मूला होता है H2O होता है। यहाँ पे यह एक यौगिक माना जाता है, क्योंकि इसमें रासायनिक बंधों से जुड़े दो भिन्न तत्व होते हैं, इसीलिए यह एक यौगिक है। अगला क्वेश्चन कि वह वैज्ञानिक जिसमें परमाणु सिद्धांत की खोज की। तो देखिए, परमाणु सिद्धांत है मतलब कि जो सिद्धांत हम पढ़ते हैं कि परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होता है, पॉजिट्रॉन होता है। ये जो परमाणु सिद्धांत है ये जॉन डाल्टन के द्वारा दिया गया। हालांकि इसमें कुछ कमियां थी और बाद में कुछ को रद्द भी किया गया। अगला क्वेश्चन कि किसी तत्व के रासायनिक गुण कौन तय करता है, मतलब कि कोई भी तत्व कैसा होगा ये कौन तय करता है। तो ये तय किया जाता है इलेक्ट्रॉनिकों की संख्या के द्वारा। अगला क्वेश्चन कि परमाणु क्रमांक 20 वाले परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है। तो आपको पता होगा कि इसका जो विन्यास होता है वो 2, 8, 18, 32 इसी तरह के क्रम में होता है। मतलब कि पहले कक्षा में 2 से अधिक नहीं रखे जा सकते, दूसरे में 8 से अधिक नहीं रखे जा सकते, तीसरे में 18 से। तो बात होगी अगर 20 की तो इसके लिए एक खास फार्मूला है और यहाँ पे देखिए 2, 8, 8, 2 होगा। तो वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपके लिए क्वेश्चन, परमाणु क्रमांक 20 वाले जो तत्व है उसका नाम हमें कमेंट करके बताइए। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा इलेक्ट्रॉनिक संरूपण धातु तत्व के लिए है। मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक संरूपण ये तत्व के लिए बात हो रही है, तो वही है 2, 8, 18, 2। दरअसल ये क्वेश्चन लिए गए हैं ऑप्शनल वाले क्वेश्चन से, इसीलिए यहाँ पे कुछ अलग तरह के क्वेश्चन मिलेंगे आपको। अगला क्वेश्चन कि गोल्ड फॉयल किसके प्रकीर्णन का अध्ययन करके रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज की। तो ये था अल्फा, और इसका खोज की गई किसके द्वारा, रदरफोर्ड के द्वारा। और किसके यूज से, तो गोल्ड फॉयल के, मतलब कि सोने की पट्टी से। और यहाँ पे एक क्वेश्चन में कई क्वेश्चन समाहित हैं। अगला क्वेश्चन कि इलेक्ट्रॉनिक की खोज किसने की। तो इलेक्ट्रॉन की खोज की गई थी जे थॉमसन के द्वारा। अगला क्वेश्चन कि किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक है जिसमें क्या होता है। तो देखिए, जो परमाणु का नाभिक होता है उसमें प्रोटॉनों की संख्या वही होती है, परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न हो जाती है। आगे बढ़े तो अगला क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिक को क्या कहते हैं। तो हाइड्रोजन का जो रेडियो सक्रिय समस्थानिक है इसको टाइटेरियम और ड्यूटेरियम कहा जाता है। अगला क्वेश्चन कि हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी है। तो देखिए, एक होता है समस्थानिक, एक होता है संभारिक। देखिए, अगर हाइड्रोजन को यहाँ पे लिखे इस तरह, तो अगर ये नीचे वाले जो इनके परमाणु क्रमांक है अगर ये बराबर होंगे तो इन्हें हम समस्थानिक कहेंगे, जैसे कि इस तरह। और अगर ये ऊपर वाला भार बराबर होगा तो इसे हम संभारिक कहते हैं। तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन के समस्थानिक होते हैं उनकी संख्या होती है 3, 1H1, 1H2 और 1H3। अगला क्वेश्चन कि प्रोटॉन की खोज किसने की। तो प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन के द्वारा की गई। कहीं कहीं लोग प्रोटॉन की खोज के लिए रदरफोर्ड ऑप्शन को ट्रिक कर देते हैं, जो कि गलत है। रदरफोर्ड ने केवल और केवल इसे नाम दिया था, इसकी खोज की गई थी गोल्डस्टीन के द्वारा। हालांकि गोल्डस्टीन ने धन कीड़ों का खोज किया था और यही धन कीड़े ही प्रोटॉन थे। क्वेश्चन है कि एक भारतीय वैज्ञानिक जिसका नाम एक विशिष्ट मूल कण के साथ जुड़ा है, तो यह है बोस। अगला क्वेश्चन, न्यूट्रॉन की खोज किसके द्वारा की गई। तो न्यूट्रॉन की खोज की गई थी चैडविक के द्वारा, प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन के द्वारा और इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन के द्वारा। अगला क्वेश्चन, ये किसी परमाणु का रासायनिक व्यवहार निर्भर करता है। तो यह निर्भर करता है न्यूक्लियर के इर्द गिर्द घूम रहे इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर। अगला क्वेश्चन कि किसी परमाणु में परिक्रमण कर रहे किसी इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा कैसी होती है। तो देखिए, परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं, आपको पढ़ाया गया होगा कि यहाँ एक नाभिक होता है और यहाँ कक्षा होती है इलेक्ट्रॉनों की, इसमें इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं, तो इनकी जो ऊर्जा होती है सदा धनात्मक होती है। कुल ऊर्जा, यहाँ पे खुद इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिव कण है, लेकिन जब इनकी कुल ऊर्जा की बात आएगी तो यह एक सदा धनात्मक कण होते हैं। परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मानक क्या है। तो यह है कार्बन 12। कोई भी चीज को हम कार्बन 12 से काउंट करते हैं। अगला क्वेश्चन, न्यूक्लियस की द्रव्यमान संख्या क्या होती है। तो देखिए, उसकी जो द्रव्यमान संख्या होती है उसके परमाणु क्रमांक से सदा अधिक होती है। द्रव्यमान संख्या मतलब कि उसका जो भार होता है वह परमाणु क्रमांक से अधिक होता है, क्योंकि जो उसमें प्रोटॉन होते हैं और उसमें न्यूट्रॉनों को जोड़ करके ये संख्या बनाई जाती है। अगला क्वेश्चन कि अस्थायी नाभिक जो में क्या होता है। तो अस्थायी नाभिक में होते हैं न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन और इनकी संख्या लगभग समान होती है, हालांकि कहीं कहीं अलग भी पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन कि अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। मतलब कि अनिश्चितता का सिद्धांत किसने दिया था। तो ये दिया गया था हाइजेनबर्ग के द्वारा। कभी कभी आपने देखा होगा हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत इस तरह पूरा लिखा जाता है।
आगे बढ़े तो अगला है कि वायु क्या है, तो वायु एक मिश्रण है क्योंकि इसमें कई कंपोनेंट मिले हुए हैं। अगला क्वेश्चन कि अमोनिया क्या है, तो अमोनिया एक रासायनिक यौगिक है क्योंकि इसमें जो भी है वो एक समान मात्रा में मिलाया गया है। अगला है कि डायमंड क्या है, तो डायमंड एक तत्व है। अगला क्वेश्चन कि नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने किन कणों की सहायता से की थी, तो एक थे अल्फा कण। अल्फा कण में देखिए इसको इस तरह डिनोट किया जाता है 2 अल्फा 4। अगला क्वेश्चन कि किसी तत्व के रासायनिक गुण निर्भर करते हैं, तो ये होता है उसके परमाणु संख्या पर। आप देखे होंगे कि जो हमारी आवर्त सारणी है उसमें लगभग जो क्रम से है तत्व उनको लगभग एक ही श्रेणी में रखा गया है। अगला क्वेश्चन कि मेसान के खोज करता है, तो मेसान खोजा गया था युकावा के द्वारा। अगला क्वेश्चन कि रासायनिक तत्व के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध क्या है, किससे है, तो जो चुंबकीय क्वांटम संख्या है ये चक्रण से इनका संबंध है। अगला क्वेश्चन कि 2 या 2 से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिलाने पर क्या बनता है, तो किसी भी अनुपात में मिलाएंगे तो बनेगा मिश्रण, किसी खास अनुपात में मिलाएंगे तो बनेगा यौगिक। अगला क्वेश्चन कि ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं ये क्या कहलाते हैं, तो देखिए कुछ होते हैं धातु, कुछ होते हैं अधातु, लेकिन कुछ ऐसे तत्व हैं जिनमें कि दोनों गुण पाए जाते हैं तो इनको कहते हैं उपधातु। अगला क्वेश्चन कि ब्लीचिंग पाउडर क्या है, मतलब कि विरंजक चूर्ण, तो विरंजक चूर्ण एक यौगिक है। अभी आपने देखा कि 2 या 2 से अधिक शुद्ध पदार्थों को अगर किसी भी अनुपात में मिला देते हैं तो मिश्रण बनता है। तो अगला क्वेश्चन है कि बारूद क्या है, तो बारूद भी एक मिश्रण है। क्वेश्चन इसी तरह बनता है परीक्षा में कि बारूद क्या है, ऑप्शन हो जाएगा मिश्रण और यौगिक और 2 ऑप्शन और रहते हैं। अगला क्वेश्चन कि जब 2 इलेक्ट्रॉन एक ही कक्ष में होते हैं तो उनमें क्या पाया जाता है, तो अगर ऐसी कहीं कंडीशन आती है कि 2 इलेक्ट्रॉन एक ही कक्ष में हो तो उनमें विपरीत चक्रण की प्रवृत्ति पाई जाती है। अगला क्वेश्चन कि किसी तत्व के परमाणु की दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, तो अभी आपको हमने बताया 2, 8, 18, तो यहाँ पे दूसरे की बात हो रही है तो ये हो जाएगा 8। अगला क्वेश्चन कि कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 है, परमाणु क्रमांक 12 है, मतलब कि C6C12 लिखा जाता है। तो इसके नाभिक में कितने प्रोटॉन है, तो देखिए इसके नाभिक में जितने भी प्रोटॉन होते हैं वो यहाँ पे दिखाए गए हैं। तो प्रोटॉनों की संख्या कितनी हो गई, 6। वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर अभी तक आपने इसे लाइक नहीं किया है तो, और इसी तरह की वीडियो सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन है कि परमाणुविक संख्या, मतलब कि जिसको जेड कहते हैं, द्रव्यमान संख्या जिसको कि ए कहते हैं, परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। देखिए बात हो रही है परमाणुविक संख्या, मतलब कि जो नीचे लिखा जाता है, मान लीजिए अगर कोई एक्स है तो इस तरह लिखा जाएगा, ये द्रव्यमान संख्या हो गई, ये हो गया नीचे, तो ये होता है जो प्रोटॉन होते हैं या फिर इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके बराबर। कुछ ऐसे तत्व हैं जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या इसके बराबर नहीं होती है लेकिन अधिकतर में ये होता है। अगला क्वेश्चन कि किसी तत्व के परमाणु भार से संबंधित सबसे उपयुक्त कथन कौन है, तो देखिए जो द्रव्यमान संख्या होती है, मतलब कि ये ऊपर वाला भार के विपरीत एक तत्व का परमाणु भार भिन्न भिन्न हो सकता है। जैसे कि आपने 1H1, 1H2, 1H3 देखा, तो यहाँ पे एक ही तत्व है लेकिन इनका भार क्या है, विपरीत विपरीत है। अगला क्वेश्चन कि परमाणु की प्रभावी त्रिज्या क्या होती है, तो ये होती है 10⁻⁻10 मीटर। अगला क्वेश्चन कि किसी तत्व की परमाणु संख्या क्या होती है, तो किसी तत्व की परमाणु संख्या दिया है 35, 18 उसमें इलेक्ट्रॉन है, तो प्रोटॉनों की संख्या क्या होगी। देखिए यहाँ पे इतने इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब कि हमने आपको बताया कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों के बराबर ही होती है, तो 18 इलेक्ट्रॉन है मतलब कि 18 प्रोटॉन हो जाएगा। इसको लिखा कैसे जाएगा, तो इस तरह आप लिख सकते हैं, मान लीजिए ये तत्व है तो 18 A 35, न्यूट्रॉन की संख्या पूछी जाएगी तो 35 में से 18 को लेस कर देंगे, हो जाएगा 17। अगला क्वेश्चन है कि किसी तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन है, 2 न्यूट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो उसमें द्रव्यमान संख्या कितनी होगी। तो देखिए प्रोटॉन या फिर इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन के साथ जोड़ने पर जो बनता है वो परमाणु संख्या होती है, मतलब कि आप इसको और इसको जोड़ देंगे 2 + 2 = 4। अगला क्वेश्चन कि ऋणावेशित परमाणु, मतलब कि जो ऋणायन कहलाते हैं, इसमें प्रोटॉनों की संख्या क्या है, तो इसमें प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या से कम होती है क्योंकि इसमें संयोजकता वाली कंडीशन होती है। अगला क्वेश्चन कि नाभिक की खोज के लिए रदरफोर्ड ने जब धातु के पतले पन्ने पर अल्फा कणों की बौछार की तो क्या देखा। उन्होंने देखा कि कुछ कण, अधिकतम कण अल्फा कण की धातु को बिना विक्षेपण के ही पार करके चले गए। उन्होंने जब एक पन्नी लिया और उस पर अल्फा कणों को छोड़ा तो उन्होंने देखा कि अधिकतर कण वैसे ही चले गए। इससे ये पता चला कि जो ये धातु की पन्नी ली गई है उसमें अधिकतम भाग खाली है, इसमें कहीं कहीं के कण केवल विचलित हुए। इससे ये पता चला कि इसमें एक खास जगह पे एक नाभिक होता है। अगला क्वेश्चन कि तत्वों की प्रकृति को ज्ञात किया जा सकता है, तो इलेक्ट्रॉनों को तोड़ करके तत्वों की प्रकृति को देखा जा सकता है। अगला क्वेश्चन कि किसके निर्धारण में किसी तत्व के परमाणु संख्या सहायता नहीं करती है, तो यह है जो नाभिक में न्यूट्रॉन होते हैं उनमें परमाणु संख्या सहायता नहीं करती है। वैसे भी जो प्रोटॉन होते हैं उनमें न्यूट्रॉन जोड़ करके परमाणु संख्या लाई जाती है। अगला क्वेश्चन कि रेडियो सक्रियता की खोज किसने की, तो ये किया गया था हेनरी बेकुलर के द्वारा रेडियो सक्रियता।
अगला क्वेश्चन कि तत्व 92 यूरेनियम 235 में प्रोटॉनों की संख्या कितनी है। तो अभी हमने आपको बताया कि जो नीचे होता है वो प्रोटॉन होते हैं। देखिए ये 92 हो गया। इसमें अगर न्यूट्रॉन पूछेगा तो यहाँ पे हमें 235 में से 92 को लेस करना पड़ेगा। यहाँ पे अगर हम लेस करेंगे तो ये आएगा न्यूट्रॉनों की संख्या। अगला क्वेश्चन कि सोडियम के परमाणु संख्या 11 है तथा परमाणु द्रव्यमान 23 है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितना होंगे। तो देखिए जो होता है प्रोटॉन वही होगा इलेक्ट्रॉन, मतलब कि 11 और 11। अगर न्यूट्रॉन पूछा जाएगा तो 23 में से 11 को लेस कर देंगे तो आ जाएगा 12, मतलब कि यहाँ पे आया है। अगला क्वेश्चन कि 92 यूरेनियम 238 में प्रोटॉनों की संख्या कितनी है। तो देखिए यहाँ पे गलत क्वेश्चन है। अगर प्रोटॉन पूछा जाएगा तो ये 92 ही हो जाएगा। यहाँ पे इसको पूछना चाहिए न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉनों की संख्या पूछी जाएगी तो 238 में से 92 को लेस कर देंगे और यहाँ पे आ जाएगा 146। अगला क्वेश्चन कि रेडियोधर्मी पदार्थ क्या उत्सर्जित करते हैं। तो देखिए ये 3 तरह के कण उत्सर्जित करते हैं। अल्फा कण, जिसको इस तरह, बीटा कण और एक होता है गामा कण उत्सर्जित करते हैं। अल्फा किरणें क्या है। तो ये He++ आयन है। आगे बढ़े तो अगला क्वेश्चन है कि गामा किरणें क्या है। तो देखिए गामा किरणें रेडियो सक्रिय पदार्थों में उच्च ऊर्जा उत्सर्जित करती हैं। अगला क्वेश्चन कि नाभिकीय विखंडन के दौरान श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए न्यूट्रॉनों का अवशोषण करने हेतु किसका प्रयोग किया जाता है। देखिए जब हम नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया करते हैं तो उसमें ढेर सारी ऊर्जा निकलती है। अगर उसे कंट्रोल ना किया जाए तो प्रक्रिया इतनी तेजी से होती है कि यहाँ पे 3 होते हैं, यहाँ पे इसका 3 हो जाएंगे, इसका 3 हो जाएंगे, इसके 3 हो जाएंगे। तो ये प्रक्रिया इतनी तेजी से बढ़ती है कि जल्दी ही ये विशाल रूप ले लेगी। इसीलिए इसको नियंत्रित करने के लिए बोरान के छड़ों का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन कि 11 सोडियम 22 में बीटा कण उत्सर्जित करने के बाद क्या बनेगा। देखिए ये सोडियम है 11 और 22, इसमें से बीटा कण निकल जाता है। तो बीटा कण निकलने के बाद क्या होता है कि इसमें 1 की वृद्धि हो जाती है, 12 बन जाएगा। और जब 12 बन जाता है तो 12 है मैग्नीशियम का। यहीं पे अगर अल्फा कण निकलेगा तो इसमें 2 की कमी हो जाएगी। अगर यहाँ से हम एक अल्फा कण निकाल दें तो यहाँ पे 9 हो जाएगा और यहाँ पे इसमें 4 की कमी होगी, ये 18 हो जाएगा। अगर एक बीटा कण निकलता है तो इसमें 1 की वृद्धि हो जाती है, मतलब कि 11 का हो जाएगा 12। अगर एक गामा कण निकलता है तो कोई अंतर नहीं पड़ता है। अगला क्वेश्चन कि यदि किसी रेडियोधर्मी पदार्थ की मात्रा को दोगुना कर दिया जाए तो रेडियोधर्मी क्षार की दर क्या होती है। देखिए पदार्थ की मात्रा चाहे आप कितना भी गुना कर दें, 10 साल में उसको आधा होना है तो वो 10 साल में ही आधा होगा। अगर वो 50 किलो है तो 10 साल में 25 किलो हो जाएगा। अगर वो 100 किलो है तो 10 साल में 50 किलो हो जाएगा। लेकिन उसकी दर कोई अंतर नहीं पड़ेगा, वो कितना भी रहेगा तो दिए गए साल में वो आधा ही होगा। अगला क्वेश्चन कि एक रेडियो एक्टिव पदार्थ की अर्ध आयु 4 महीने है तो इस पदार्थ के 3/4 भाग को क्षय होने पर कितना समय लगेगा। तो देखिए बात हो रही है 3/4 की। अगर 4 महीने है, 4 महीने का क्या मतलब है, ये मान लीजिए 100 किलो है, ठीक, 4 महीने इसका टाइम पीरियड दिया है तो 4 महीने बाद ये हो जाएगा 50 किलो का। अब कह रहा है कि 3/4 भाग क्षय होना है तो इसका 3/4 भाग कितना हो जाना चाहिए, 25। 3/4 मतलब 75, 1/4 मतलब हो जाएगा 25, 3/4 मतलब 75% भाग खत्म होने में कितना समय लगेगा। देखिए 4 महीने में हो गया 50 किलो और फिर 4 महीने में हो जाएगा 25 किलो, तो बचा कितना, 25 किलो। और जब 75 किलो क्षय हो जाएगा किसी भी 100 किलो में से तो बचेगा कितना, 25 किलो। मतलब कि 25 किलो बचना चाहिए और 25 किलो आ गया। टाइम कितना लगा, तो 4 साल, और 4 साल कितना हो गया, 8 साल। अगला क्वेश्चन कि पृथ्वी की आयु का आकलन किया जा सकता है तो ये होता है यूरेनियम डेटिंग से। इससे पता चल जाता है कि ये कितना समय कोई भी पुराना चीज है। अगला क्वेश्चन कि अल्फा और बीटा किरणों की खोज किसके द्वारा की गई तो ये थे रदरफोर्ड, और रदरफोर्ड ने ही गामा किरणों का खोज किया था। अगला क्वेश्चन कि कार्बन डेटिंग से किसका निर्धारण होता है तो किसी भी जीवाश्म की आयु का निर्धारण करने के लिए कार्बन डेटिंग का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे क्या है, अगला क्वेश्चन कि बीटा किरणें क्या है तो ऋण आवेशित कणों को कहते हैं बीटा किरणें। अगला क्वेश्चन किसमें ऋणात्मक आवेश होता है तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत है। अगला क्वेश्चन कि परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था तो ये किया गया था आर्टवन के द्वारा। अगला क्वेश्चन कि परमाणु शक्ति संयंत्र किस सिद्धांत पे काम करता है तो देखिए जो परमाणु बम बनाया जाता है या फिर परमाणु संयंत्र होता है तो ये विखंडन पे बनता है, और जो हाइड्रोजन बम होता है ये ना आपकी संलयन पे बनता है, संलयन पे। अब दोनों में अंतर है। विखंडन मतलब कि ये क्रिया तेजी से फैलती है, इसमें दो आपस में रिएक्ट करके मतलब अलग अलग हो जाते हैं, लेकिन संलयन में जुड़ाव होता है। सबसे ज्यादा एनर्जी संलयन में ही निकलती है और सूर्य इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। अगला क्वेश्चन, किस प्रकार की अभिक्रिया में सबसे अधिक हानिकारक विकिरण पैदा होती है तो यह है विखंडन अभिक्रिया। और कहाँ यूज होती है विखंडन अभिक्रिया तो परमाणु बम में या फिर परमाणु शक्ति संयंत्र में।
अगला क्वेश्चन कि सूर्य से ऊर्जा उत्सर्जित होती है, तो इसका क्या कारण है? तो अभी हमने आपको बताया कि ये नाभिक संलयन है। और अगला क्वेश्चन कि कौन सा पदार्थ नाभिक के रिएक्टर में मंदक का काम करता है? तो ये है भारी जल। भारी जल का जो रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो ये होता है D2O। अगला क्वेश्चन की विखंडन की प्रक्रिया उत्तरदायी होती है, किसके उत्तरदायी होती है? तो ये होती है परमाणु बम में ऊर्जा मुक्त करने के लिए। अगला क्वेश्चन कि कोबाल्ट 60 का प्रयोग कब किया जाता है? तो देखिए, जो कैंसर होता है उसमें इस उपचार के लिए कोबाल्ट 60 का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पे काम करता है? तो हाइड्रोजन बम काम करता है संलयन अभिक्रिया पे। अभी हमने आपको बताया अभी एक पेज पहले। अगला क्वेश्चन कि एक रेडियोधर्मी पदार्थ की अर्ध आयु 10 दिन है, तो इसका अभिप्राय है क्या? देखिए, 10 दिन का मतलब ये है कि वो जितना भी किलोग्राम का होगा 10 दिन में वो हो जाएगा आधा, उसके बाद अगले 10 दिन में हो जाएगा 1/4। आगे बढ़ें तो अगला क्वेश्चन है कि एक रेडियोधर्मी तत्व जिसके भारत में बड़े भंडार पाए जाते हैं, तो यह है थोरियम। और अगला है कि कल पक्कम के फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में कौन सा ईंधन प्रयोग होता है? ये होता है समृद्ध यूरेनियम। अगला क्वेश्चन तथा अंतिम क्वेश्चन की कार्बन डेटिंग किसकी आयु का निर्धारण करता है? तो ये है जीवाश्म। देखिए, क्वेश्चन है कि किस समूह के तत्वों को सिक्का धातु कहा जाता है? सिक्का धातु, तो ये है फर्स्ट बी। यहाँ पे बात हो रही है केमिस्ट्री से क्वेश्चन है ये। यहाँ पे जो फर्स्ट बी और सेकेंड बी और इसी तरह जो समूह है उसमें से जो फर्स्ट बी है, इसके जो तत्व इनको कहा जाता है सिक्का धातु। अगला क्वेश्चन कि शून्य समूह में रखे गए तत्व किस नाम से जाने जाते हैं? तो देखिए, जो 18वें में है, 18वें कॉलम में, और ये आता है शून्य समूह में। शून्य समूह में आने का क्या मतलब है? शून्य समूह में आने का ये मतलब है कि जो ये गैस है अक्रिय होते हैं, जैसे कि आर्गन है, हीलियम है, तो इसका ये मतलब है कि ये गैस किसी से रिएक्शन नहीं करते हैं। अगला क्वेश्चन कि सबसे भारी धातु कौन सी है? अगर सबसे भारी धातु पूछा जाए तो ये है ऑस्मिसियम। और सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो ये है लिथियम। अगला क्वेश्चन कि सबसे हल्का तत्व कौन सा है? सबसे हल्का तत्व, तो सबसे हल्का तत्व होता है हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन से अगर हल्का है तो इसका क्या मतलब है? तो देखिए, इसका ये मतलब है कि जब भी हम किसी गुब्बारे में हाइड्रोजन भर देते हैं तो वो गुब्बारा आसमान में ऊपर उड़ने लगता है। क्यों? क्योंकि वो हवा से हल्का है और जो चीज़ हल्का होती है वो ऊपर जाती है। अगला क्वेश्चन कि पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? तत्व की बात की जा रही है, तो देखिए वैसे तो ऑक्सीजन ही है, क्योंकि जो इसका परसेंटेज है 21% होता है। अगर इससे ज़्यादा किसी चीज़ की बात करें तो वो होता है नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन कितना होता है? 78%। अगला क्वेश्चन कि मानव निर्मित तत्व कौन सा है? मानव निर्मित तत्व कौन सा है? तो ये है कैलिफोर्नियम। और आजकल सड़क की रोशनी में पीले लैंप बहुत आयत प्रयोग हो रहे हैं, तो इन लैंपों में किसका उपयोग किया जाता है? मतलब कि आपने सड़क पे देखा होगा जो स्ट्रीट लाइट होते हैं उनमें पीले जो कलर वाले लैंप है अधिकतर यूज हो रहे हैं, तो इसमें जो प्रयोग होता है ये होता है सोडियम का। अगला क्वेश्चन है कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? कास्टिक सोडा का, तो कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र होता है NaOH। अगला क्वेश्चन की रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक की भूमिका क्या बदलना होता है? तो ये है सक्रियण ऊर्जा। सबसे पहले आपको जानना होगा कि उत्प्रेरक क्या होता है। तो उत्प्रेरक वो चीज होते हैं जो किसी भी रासायनिक क्रिया की गति को या तो बढ़ा देते हैं या फिर घटा देते हैं, लेकिन खुद उस अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं। हालांकि अगर उत्प्रेरक की बात होगी तो यहाँ पे उनकी गति बढ़ाने से ही होगा। मतलब कि कोई ऐसा तत्व जो किसी खास अभिक्रिया को उसके स्पीड को बढ़ा दे, मतलब कि जो अभिक्रिया केवल 2 दिन में हो रही थी उसको वो आप केवल 5 घंटे में पूरा करा दे, लेकिन खुद उसमें भाग ना ले, ऐसे को कहते हैं उत्प्रेरक। अगला क्वेश्चन कि तत्वों का सबसे पहला वर्गीकरण किसने किया था? सबसे पहले, बाद में आपने देखा कि मेंडलीव के द्वारा किया गया आवर्त सारणी में, लेकिन सबसे पहले किया गया था डोबेनर के द्वारा। अगला क्वेश्चन कि तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्त फलन होते हैं, यह नियम किसने दिया था? तो ये दिया गया था मेंडलीव के द्वारा। और आप देखते हैं कि जो हम आवर्त सारणी देखते हैं इस समय वो मेंडलीव की आवर्त सारणी है। अगला क्वेश्चन कि इनर्ट एलिमेंट मतलब कि अक्रिय तत्व कौन से समूह के सदस्य हैं? तो ये हैं शून्य समूह के। जैसा कि हमने शुरू में ही बताया, हीलियम है, आर्गन है, क्रिप्टान है, रेडान है, तो ये सब शून्य समूह के तत्व होते हैं। अगला क्वेश्चन कि तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म क्या है? तो जो तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड होते हैं ये होते हैं बेसिक और एसिडिक। अगला क्वेश्चन, और अगले क्वेश्चन में आपको बताना है कि एन जो बेकिंग सोडा है इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3। NaHCO3 होता है बेकिंग सोडा का। और साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो साधारण नमक का होता है NaCl, सोडियम क्लोराइड।
अगला क्वेश्चन कि सागरीय जल की लवणता में किसका अधिकतम योगदान होता है, मतलब कि जो सागर का जल होता है इसमें किसका अधिकतम योगदान होता है। तो सबको पता है कि जो सागर का जल होता है उसमें नमक की मात्रा ज़्यादा होती है और नमक का सूत्र क्या होता है NaCl, जिसमें से अगर इन्हें अलग अलग किया जाए तो Na+ हो जाता है और Cl- हो जाता है। अगला क्वेश्चन, ये खाने का नमक किससे बनता है, जो खाने वाला नमक है ये किससे बनता है, ये आपसे पूछा गया है। तो खाने वाला नमक बनता है मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से। अगला क्वेश्चन कि बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम, तो अभी आपने देखा था ऊपर NaHCO3, मतलब कि सोडियम बाइकार्बोनेट। अगला क्वेश्चन कि शीश कक्ष प्रक्रम में उत्प्रेरक के रूप में क्या प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे जो शीश कक्ष प्रक्रम होता है इसमें प्रयोग किया जाता है नाइट्रोजन के ऑक्साइड। आगे बढ़ें तो अगला क्वेश्चन है कि कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को एल्कोहल में बदल देता है। कौन सा एंजाइम है जो कि ग्लूकोज को बदल देता है किसमें, एल्कोहल में, तो ये है जाइमेस। अगला क्वेश्चन कि सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने के लिए संपर्क विधि में उत्प्रेरक के रूप में क्या प्रयोग होता है। अब सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होगा, H2SO4। सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने के लिए जो एक संपर्क विधि आती है, ये एक मतलब कि मेथड है, इसमें उत्प्रेरक के रूप में क्या प्रयोग किया जाता है। तो इसमें उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग होता है प्लेटिनम चूर्ण। अब हमने अभी बताया आपको उत्प्रेरक के बारे में। उत्प्रेरक ऐसे होते हैं जो खुद तो भाग नहीं लेते हैं, लेकिन जिस क्रिया में इनको यूज किया जाता है उसकी जो गति है उसको बढ़ा देते हैं। अगला क्वेश्चन है क्लोरीन गैस बनाने की डीकन विधि में उत्प्रेरक के रूप में क्या प्रयोग होता है। तो क्लोरीन गैस बनाने की डीकन विधि में होता है क्यूप्रिक क्लोराइड। क्लोरीन गैस बनाने की डीकन विधि में जो उत्प्रेरक है ये होता है क्यूप्रिक क्लोराइड। अगला क्वेश्चन कि अमोनिया उत्पादन की हैबर विधि में उत्प्रेरक वर्धक के रूप में कौन सा कार्य करता है। तो देखिए अमोनिया का जब उत्पादन होता है और किस विधि द्वारा, तो हैबर विधि द्वारा। देखिए ये एक मेथड है जो कि हैबर द्वारा दिया गया था, इसलिए इसका नाम हो गया हैबर विधि। तो इसमें कौन सा उत्प्रेरक प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पे प्रयोग होता है मोलिबेडेनम। अगला क्वेश्चन की फोटोग्राफी में अस्थायीकर के रूप में प्रयुक्त होने वाला रसायन कौन सा है, अस्थायीकर फोटोग्राफी में, तो यह है सोडियम थायोसल्फेट। अगला क्वेश्चन कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक निलंबन है, किसका, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसका निलंबन है, तो यह है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का। आगे बढ़ें उससे पहले आप हमें कमेंट करके बताइए जो Mg होता है इसका परमाणु क्रमांक क्या होता है। ये आपके लिए क्वेश्चन होगा। ये हम आपको बता दें कि सोडियम के आसपास आता है, लेकिन आपको कमेंट करके बताना होगा कि जो मैग्नीशियम है इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है। अगला क्वेश्चन कि पर्णहरित धातु का संघटक क्या है, पर्णहरित धातु का संघटक ये होता है मैग्नीशियम। और यहाँ पे हमने मैग्नीशियम का पूछा था, तो यहाँ पे होता है 12। अगला क्वेश्चन कि प्रति अम्ल के रूप में प्रयोग किया जाने वाला क्षारक क्या होता है, प्रति अम्ल के रूप में, तो ये होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अगला क्वेश्चन कि अति मुलायम खनिज टाल्क कौन सा है, अति मुलायम, तो ये होता है मैग्नीशियम सिलिकेट। देखिए सब वन लाइन क्वेश्चन है और कई बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं, तो आपको इन्हें डायरेक्ट याद ही रखना होगा, इसका कोई फार्मूला नहीं हो सकता। अगला क्वेश्चन है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है, तो इस क्वेश्चन को कर लीजिएगा स्टार मार्क, क्योंकि ये कई बार पूछा जा चुका है। और यहाँ पे है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम, तो ये होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। अगला क्वेश्चन है कि अग्निशमन वस्त्र किससे बनाए जाते हैं, जो अग्निशमन के वस्त्र होते हैं, मतलब कि ऐसे वस्त्र जिन पे आग का कोई असर ना हो, तो मतलब कि आग बुझाने वाले उन्हें पहन ले तो उन्हें आग से कोई दिक्कत ना हो, तो ये होते हैं एबेस्टास के बनाए गए। अगला क्वेश्चन कि ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है, ब्लीचिंग पाउडर, तो यह है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। अगला क्वेश्चन कि एम्बेस्ट्राप किससे बनती है, यहाँ पे आपने देखा कि जो एम्बेस्ट्रास होती है इससे क्या होता है, तो बनाए जाते हैं अग्निशमन वस्त्र। लेकिन यहाँ पे अब आपको ये बताना है कि ये बनती किससे है, तो ये बनती है कैल्शियम और मैग्नीशियम की मिक्सचर से। अगला क्वेश्चन कि ब्लीचिंग पाउडर किसे गुजार कर तैयार किया जाता है, जो ब्लीचिंग पाउडर तैयार किया जाता है, तो ये है कि अगर बुझे चूने पर अगर क्लोरीन को गुजारा जाए तो क्या बनता है, ब्लीचिंग पाउडर। आगे बढ़े उससे पहले आपके लिए दूसरा क्वेश्चन, आप हमें कमेंट करके बताइए ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र कमेंट करके बताइए। अगला क्वेश्चन कि हीमोग्लोबिन में क्या उपस्थित होता है, हीमोग्लोबिन जो कि ब्लड से रिलेटेड है, तो ये इसमें उपस्थित होता है लोहा, मतलब कि आयरन होता है, और जब इसकी कमी हो जाती है तो अक्सर आपने देखा होगा कि जो प्रेग्नेंट महिलाएं होती हैं उनको आयरन की गोली दी जाती है। अगला क्वेश्चन कि पृथ्वी के गर्भ में दूसरा सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला धातु कौन सा है, तो यह है लोहा। अगर पहले की बात करें तो क्या है, एल्युमिनियम। अगला क्वेश्चन कि जंग रहित लोहा बनाने में प्रयुक्त महत्वपूर्ण धातु कौन सा है, जो कि लोहे को जंग रहित बना दे, तो यह है क्रोमियम। जिस क्रोमियम को अगर उस पर लेप कर दिया जाए तो यहाँ पे उस पर जंग नहीं लगता है। अगला क्वेश्चन कि जंग मतलब कि जस्ट, इसका रासायनिक संघटक क्या होता है, तो ये होता है ये लोहे पे लगता है, तो लोहे का आपने जानते होंगे कि लोहे का Fe होता है, आयरन का Fe2
H2O, मतलब कि लोहे पे जब पानी और ऑक्सीजन लगेगा तभी जाके जंग लगती है। तो आप देख सकते हैं Fe2O अगला क्वेश्चन कि यद्यपि भूपटल में एल्युमिनियम की मात्रा लोहे से अधिक है, फिर भी एल्युमिनियम लोहे से महंगा है, क्यों? अभी आपने देखा कि हमने अभी ऊपर बताया है कि एल्युमिनियम सबसे ज़्यादा पाया जाता है खास करके लोहे से, लेकिन आप एक चीज़ देखिए, जब लोहे से अधिक पाया जाता है एल्युमिनियम, लेकिन एल्युमिनियम ज़्यादा महंगा है, ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए है कि जो एल्युमिनियम के उत्पाद करने की विधियाँ हैं वो ज़्यादा खर्चीली पड़ जाती हैं, तो जो खर्चा उसमें लगेगा वही उसको बेचते समय सरकार जो ग्राहक है उससे वसूलती है। अब देखिए यहाँ पे जो एल्युमिनियम का जो रूप आप देखते हैं या फिर लोहे का वो जो रूप आप देखते हैं, दरअसल ऐसा ज़मीन से नहीं निकलता है, यह अपने ओर के रूप में निकलते हैं, ओर कहा जाता है इनको। तो जब ये ओर के रूप में निकलते हैं तो उन्हें शुद्धिकरण किया जाता है, इन्हें कई विधियों से इनमें से मेन उत्पाद निकाला जाता है। तो इसमें जो लोहा बनाने की विधि है वो थोड़ी आसान है, लेकिन जो एल्युमिनियम निकालने की विधि है थोड़ी टफ है और महंगी है। इसलिए जो एल्युमिनियम है अधिक मात्रा में होने के बावजूद भी यहाँ पे एल्युमिनियम महंगा होता है लोहे की अपेक्षा। अगला क्वेश्चन कि भारत में एल्युमिनियम उपक्रम की स्थापना हेतु आवश्यक न्यूनतम मापदंड बॉक्साइट और किसकी उपलब्धता है? तो यह है विद्युत। मतलब देखिए जो एल्युमिनियम प्राप्त होता है ये बॉक्साइट की ओर से मिलता है, जो बॉक्साइट होता है इसी से। तो बॉक्साइट और विद्युत की उपलब्धता हो तो आप एल्युमिनियम उपक्रम लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन कि अस्थियों और दांतों में मौजूद रासायनिक द्रव्य क्या होता है? मतलब हड्डियां तथा दांतों में ये होता है कैल्शियम फास्फेट, और यही होता है कैल्शियम की कमी के कारण आपकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। अगला क्वेश्चन कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस तो ये होता है CaSOH2, यहाँ पे देखिए हमने लिखा है तो यहाँ पे है 2CaSOH2O। अगला क्वेश्चन कि डोलोमाइट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? ये होता है CaCO3 डोलोमाइट। देखिए ये सब क्वेश्चन कई बार पूछे जा चुके हैं, आपको इन्हें याद रखना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि जंग लगाने पर लोहे के भार पे क्या असर पड़ता है? तो कई लोग कई बार गलती कर देते हैं। देखिए जो जंग लगेगा लोहे पे तो लोहे का जो भार है वो बढ़ जाता है। कई लोगों को डिस्टर्ब हो जाते हैं कि मतलब कि अगर जंग लगेगा तो उसमें क्षय भी होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, उसमें लोहे का भार बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन कि लोहे को इस्पात में बदलने के लिए कौन सी धातु मिलाई जाती है? तो यहाँ मिलाया जाता है निकिल को। अगला क्वेश्चन है कौन सा तत्व लोहे के साथ मिश्रित होने पर इस्पात बनाता है? तो और उच्च तापक्रम का प्रतिरोध करता है जिससे कि उच्च कठोरता तथा अपघर्षण प्रतिरोधकता पैदा हो। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कौन सा तत्व है जो लोहे के साथ मिल करके इस्पात बनाता है? तो यह है क्रोमियम। अगला क्वेश्चन है कांच क्या है? तो कांच है एक इलास्टिक ठोस सॉलिड। अगला क्वेश्चन कि स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए क्या मिलाया जाता है? तो अभी आपने देखा कि यहाँ मिलाया जाता है क्रोमियम। और आगे बढ़े तो अगला क्वेश्चन है कि कौन सा पदार्थ सबसे अधिक प्रत्यास्थ है? कौन सा पदार्थ? तो ये है इस्पात। और अगला क्वेश्चन कि सोने के आभूषण बनाते समय उसमें कौन सी धातु मिलाई जाती है? यहाँ मिलाया जाता है तांबा। और ऐसा क्यों? क्योंकि अगर वो शुद्ध सोना रहेगा तो उसमें टूटने के गुण होते हैं, लेकिन अगर तांबा मिला दिया जाए तो उसमें कई गुण और इम्प्रूव हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन कि नीला थोथा का दूसरा नाम क्या है? तो जो कॉपर सल्फेट होता है CuSO4 इसे हम नीला थोथा भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन कि वाटर टैंकों में शैवाल को नष्ट करने के लिए कौन से रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो आपने देखा होगा कि जहाँ पर भी वाटर रखा जाता है चाहे जिस टंकी में भी, तो यहाँ एक शैवाल हो जाते हैं जिन्हें आम भाषा में काई कहा जाता है। तो इन्हें नष्ट करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो इन्हें नष्ट करने के लिए कॉपर सल्फेट का प्रयोग किया जाता है, और कॉपर सल्फेट मतलब कि नीला थोथा। अगला क्वेश्चन कि इस्पात या आयरन की वस्तु में जिंक की पतली परत के लेपन का नाम क्या है? इस्पात या आयरन की वस्तु में जिंक की पतली परत का जो होता है इसे कहते हैं यशद लेपन। और क्यों यह लेपन किया जाता है? ताकि उसे जंग से बचाया जा सके। चूहों की मारने की दवा क्या है? तो यह है जिंक फास्फाइड, चूहों की मारने की दवा। अगला क्वेश्चन कि रंगने में काम आने वाला तीखा पदार्थ कौन है? तो यह है जिंक फास्फेट। और अगला क्वेश्चन कि सबसे उत्तम विद्युत चालक किसमें होता है? तो ये होता है चांदी में। तो आगे बढ़े तो अगला क्वेश्चन है कि गैल्वेनीकृत लोहे पर लेप रहता है। मतलब कि अभी आपने यहाँ पे देखा कि जो रंगने वाला काम होता है यशद लेपन, यहाँ पे आपने देखा यशद लेपन वाला, तो यहाँ पे यशद लेपन किया जाता है और ये जिंक का होता है। कारण ये कि इसे जंग से बचाया जा सके। अगला क्वेश्चन है कि अयस्क को जंग लगने से बचाने के लिए कौन सी प्रक्रिया लाभकारी है? यहाँ पे अयस्क के बारे में पूछा गया है, तो यह है अनिलन। और अगला क्वेश्चन है किस पदार्थ के लगाने से कटे स्थान पर रक्त का बहना रुक जाता है? तो यह है फेरिक क्लोराइड। अगला क्वेश्चन कि सर्वप्रथम मानव ने कौन से धातु का प्रयोग किया? ये क्वेश्चन इतिहास में भी पूछा जाता है कि सबसे पहले मनुष्य ने कौन सी धातु का प्रयोग किया, और कई लोग लोहा को ट्रिक करके आ जाते हैं, जो कि गलत है। लोहा नहीं होगा, तांबा होता है। सबसे पहले मनुष्य ने तांबा का प्रयोग किया। अगला क्वेश्चन कि पेयजल में कॉपर का अधिकतम अनुमत सांद्रण कितना होता है? मतलब कि जो पीने वाला जल है इसमें कितना अगर कॉपर है mg में
पर लीटर, तो इसे हम पीने के लिए अलाउ कर सकते हैं। तो ये है 2 mg पर लीटर। अगर हर लीटर में 2 mg कॉपर है तो इसे हम पीने के लिए तो अलाउ कर देंगे, लेकिन अगर इससे ज़्यादा होगा तो हम उसे पीने के लिए अलाउ नहीं कर सकते हैं। ये पढ़ाया जाता है डिप्लोमा या फिर इंजीनियरिंग कैंडिडेटों को PHC में। अगला क्वेश्चन कि वायु में थोड़ी देर रखने पर किसी धातु के ऊपर हरे रंग की बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है, तो वो धातु कौन सी है? तो ये धातु है तांबा। अगर तांबा को रख दे अगर आप वायु में, तो थोड़ी देर पे हल्का हरे रंग की बेसिक कार्बोनेट की परत उस पर जमने लगती है। तो अगला क्वेश्चन है कि विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा माना जाता है? तो ये है कॉपर। कि कौन सामान्य ताप पे द्रव है? मतलब कि यहाँ पे ये क्वेश्चन ऑप्शनल से लिए गए हैं, तो यहाँ पे कई ऑप्शन दिए गए होंगे, जैसे कि पारा है, गोल्ड है, इसी तरह तो सामान्य ताप पे द्रव होता है ये पारा। अगला क्वेश्चन, और इसे Hg से डिनोट करते हैं। आगे बढ़ें तो अगला क्वेश्चन है कि किसी अमलगम का एक घटक सदा कैसा होता है? तो जो अमलगम होता है उसमें जो Hg है मरकरी वो जरूर होता है। अगला क्वेश्चन की सामान्य ट्यूबलाइट जो कि प्रतिदीप्ति बल्ब कहलाते हैं, इनमें कौन सी गैस भरी होती है? तो यहाँ पे इनमें भरा गया होता है आर्गन, और आर्गन के साथ मरकरी वेपर भी दिया गया होता है। आर्गन ही क्यों? क्योंकि आर्गन इसलिए क्योंकि आर्गन होता है अक्रिय गैस। अगला क्वेश्चन कि सिंदूर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? सिंदूर, तो इसका रासायनिक सूत्र होता है सिंदूर का HgS। आगे बढ़ें तो अगला क्वेश्चन है कि सिंदूर का रासायनिक नाम क्या है? तो इसे कहते हैं मर्क्यूरिक सल्फाइड। सिंदूर को HgS, इसको कहते हैं मर्क्यूरिक सल्फाइड। अगला क्वेश्चन कि बड़े सारों में कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है? तो यह है सीसा। और आगे बढ़ें तो अगला क्वेश्चन है कि संचायक बैटरी में कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है? सीसा संचायक बैटरी कहलाती हैं इनका पूरा नाम। तो इन बैटरी में आप जो उनका जो बटन देखते होंगे, जैसे अगर ये 12 वोल्ट की बैटरी है, इसमें आप यहाँ एक पॉइंट देखेंगे, यहाँ पॉइंट, जो ये पॉइंट होता है वो किसका बनाया गया होता है? सीसा का। अगला क्वेश्चन कि रेड लेड, इसका रासायनिक सूत्र क्या है? तो ये है Pb3O4, रेड लेड। अगला क्वेश्चन कि चांदी के बर्तन कुछ अवधि के बाद काले क्यों पड़ जाते हैं? तो देखिए जो चांदी का बर्तन होता है उस पर सल्फाइड का लेप बन जाता है, और इसी सल्फाइड के लेप बनने के कारण ये काले पड़ जाते हैं। इन्हें अगर चांदी के बर्तन को आप वातावरण में रखते हैं तो इन्हें कुछ दिनों के बाद इस पर सल्फाइड का लेप बन जाता है, और इसी के कारण जो चांदी के बर्तन होते हैं जो काले दिखने लगते हैं। अगला क्वेश्चन है कि फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व कौन सा है? फोटोग्राफी में, तो फोटोग्राफी में जो फिल्म होती है उस पर यूज होता है सिल्वर ब्रोमाइड, मतलब कि AgBr। अगला क्वेश्चन है कृत्रिम वर्षा कराने के लिए कौन से रसायन का प्रयोग किया जाता है? मतलब कि अगर कृत्रिम रूप से वर्षा करानी हो तो वहां पे प्रयोग किया जाएगा सिल्वर आयोडाइड। अगला क्वेश्चन की कौन सी धातु स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है? तो यह है सोना। आगे बढ़ें तो अगला क्वेश्चन है कि सबसे अधिक लचीली और पीटकर पत्थर बनाए जाने वाले योग्य धातु कौन सी है? तो यह है सोना। आपने देखा होगा कि सोने के जो गहने बनाए जाते हैं वो कितने पतले और कितने लंबे होते हैं, ऐसा किसी अन्य धातु का बनाना संभव नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि कैडमियम प्रदूषण से क्या होता है? मतलब कि यहाँ पे एक रोग है, इस रोग का नाम है इटाई, और ये होता है कैडमियम प्रदूषण से। अगला क्वेश्चन कि वायुयान के निर्माण में कौन सी धातु प्रयुक्त होती है? मतलब कि जहाज के जो वायुयान होते हैं तो इनके निर्माण में प्रयुक्त होता है पैलेडियम। पैलेडियम प्रयोग किया जाता है वायुयान के निर्माण में। अगला क्वेश्चन है कौन सी धातु रोशनी के बल्ब के फिलामेंट के रूप में प्रयोग की जाती है? मतलब कि जो पहले बल्ब आते थे उनमें फिलामेंट के रूप में कौन सी धातु प्रयोग की जाती थी? तो ये थी टंगस्टन। और टंगस्टन ही क्यों? क्योंकि ये ज़्यादा चमकती है, इसका जो गलनांक है बहुत ज़्यादा होता है, इतना जल्दी ये गलती नहीं है। अगला क्वेश्चन कि विद्युत बल्ब का तंतु किसका बना होता है? तो तंतु कहिए या फिर फिलामेंट कहिए, ये बना होता है टंगस्टन का। अगला क्वेश्चन कि राजस्थान स्थित डेगाना उत्पादन किसके लिए प्रसिद्ध है? जो राजस्थान में डेगाना है तो यहाँ पे किसका उत्पादन होता है? टंगस्टन का। अगला क्वेश्चन कि कौन सी धातु अर्धचालक की भांति ट्रांजिस्टर में प्रयोग की जाती है? तो ये है जर्मेनियम। और अगला क्वेश्चन कि नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन का काम कौन करता है? तो ये होता है यूरेनियम। अगला क्वेश्चन कि येलो केक के नाम से जिस वस्तु की सीमा पार तस्करी की जाती है वो कौन सा है? देखिए ये सीमा पार से इसकी तस्करी होती है। तस्करी मतलब कि अवैध रूप से ले जाना, ले आना, और इसको कहा जाता है येलो केक। तो येलो केक मतलब कि यूरेनियम ऑक्साइड। यूरेनियम का प्रयोग कहाँ होता है? तो जो परमाणु संयंत्र है उन्हें चलाने के लिए यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन कि मोनाजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है? मोनाजाइट बालू में, ये बालू का एक प्रकार है, तो इसमें पाया जाता है थोरियम। अगला क्वेश्चन कि सबसे भारी धातु कौन सी है? तो अभी हमने बताया कि ये जो क्वेश्चन है ऑप्शनल में से लिए गए हैं, क्योंकि परीक्षा में तो ऑप्शनल प्रश्न पूछे जाते हैं, इसीलिए उन ऑप्शन में था सोना सबसे भारी धातु। अगला क्वेश्चन कि किसके हॉलमार्क का चिन्ह कौन से उत्पादों पे लगाया जाता है? तो जो भी स्वर्ण के आभूषण होते हैं उस पर लगाया जाता है हॉलमार्क का चिन्ह। और इसका लगाने का क्या मतलब है कि जो आभूषणों पे लगाया जाता है उसकी शुद्धता की गारंटी होती है।
अगला क्वेश्चन कि शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? शुद्ध सोना तो ये होगा 24 कैरेट का। अगर वो 12 कैरेट का सोना है तो वो कितना परसेंट शुद्ध है? तो वो है 50% शुद्ध। अगर 18 कैरेट का सोना है तो कितना परसेंट शुद्ध है? तो 75%। क्योंकि 24 कैरेट मतलब कि 100%, तो 75% बराबर है 18, या फिर 18 बराबर है 75%। अब मीना माता रोग क्यों होता है? तो ये होता है पारा के कारण, Hg के कारण। यह एक धातु है लेकिन सामान्य तापमान पे ये एक द्रव के रूप में दिखती है। अगला क्वेश्चन, क्विक सिल्वर के नाम से किसे जाना जाता है? क्विक सिल्वर तो यह है मरकरी, मरकरी मतलब कि पारा। अगला क्वेश्चन, वह वैज्ञानिक जिसने रेडियम की खोज की, रेडियम की, तो ये किया गया था मैडम क्यूरी के द्वारा, और इसके लिए इनको नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। अगला क्वेश्चन, कौन सी धातु ट्रांजिस्टरों का महत्वपूर्ण अंग है? तो ये है जर्मेनियम। अगला क्वेश्चन, कि लोहे के कीले नीले कॉपर सल्फेट विलयन में डुबोई जाती है, कुछ समय बाद लोहे की कीले कैसी हो जाती हैं? तो देखिए, अगर लोहे के कीलों को नीले कॉपर सल्फेट में CuSO4 में डुबोया जाए तो कुछ समय बाद जो लोहे के कीले हैं ये नीला रंग इनका विरंजित हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि ये कीले इसमें घुल जाएंगी। अगला क्वेश्चन, कि उर्वरकों के निर्माण में कौन सा तत्व प्रयोग किया जाता है? तो उर्वरक मतलब कि खाद, जो जिनको हम उत्पादन बढ़ाने के लिए अपने खेतों में डालते हैं, तो इनके निर्माण में यूज किया जाता है पोटेशियम। जो इनका पैकेट आता है उस पर आप देखते होंगे पोटेशियम और नाइट्रोजन लिखा गया होता है। अगला क्वेश्चन, कि प्याज लहसुन में गंध किस तत्व की उपस्थिति के कारण होता है? प्याज में गंध आता है तो ये होता है पोटेशियम के कारण। अगला क्वेश्चन, कि जो ड्राई सेल होते हैं, शुष्क सेल, इसमें विध्रुवक का काम कौन करता है? ये होता है मैग्नीज डाई ऑक्साइड। अगला क्वेश्चन, कि मोती यानी पर्ल का मुख्य रूप से यह किसका बना होता है? तो जो मोती होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। अगला क्वेश्चन, कि माणिक्य और नीलम रासायनिक रूप से कैसे जाने जाते हैं? तो ये एल्युमिनियम ऑक्साइड के रूप में जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन, कि चांदी सेल या शुष्क सेल बैटरी में किनका विद्युत अपघट्यों के रूप में प्रयोग किया जाता है? जो कि शुष्क सेल होते हैं, मतलब कि जो आपकी दीवार घड़ी होती है उसमें जो सेल लगता है उसमें, तो उसमें विद्युत अपघट्य के रूप में प्रयोग किया जाता है अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड को। अगला क्वेश्चन, कि समृद्ध यूरेनियम क्या होता है? तो जो प्राकृतिक में यूरेनियम पाया जाता है उसे कहा जाता है समृद्ध यूरेनियम, और इसी का प्रयोग जो परमाणु भट्टी होती है उसमें किया जाता है। तो वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले जो लोग इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं जरूर लाइक कर दें। आपको बता दें कि इसके जो भी पार्ट ऑलरेडी अपलोड है उनको आप देख सकते हैं, लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कौन से तत्वों के लक्षण लौड़ों द्वारा आतिशबाजी में रंग प्राप्त होते हैं? मतलब कि आप देखे होंगे कि जब पटाखा जलाया जाता है तो जब ये आकाश में जाता है तो यहाँ पे कई तरह के कलर मिलते हैं, तो इस कलर के मिलने का कारण क्या है? तो ये होता है स्ट्रांसियम और बेरियम। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। स्ट्रांसियम और बेरियम के कारण जो भी पटाखे होते हैं या फिर जो भी आतिशबाजी में यूज होते हैं उसमें कलर प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन, कि एक रेडियोधर्मी तत्व जिसके भारतवर्ष में भंडार पाए जाते हैं, तो ये है थोरियम। अगला क्वेश्चन, कि मोती की रासायनिक संरचना क्या होती है? मोती की तो ये होती है कैल्शियम कार्बोनेट। अगला क्वेश्चन, कि सीमेंट का मुख्य घटक क्या है? सीमेंट का तो सीमेंट में सबसे अधिक होता है चूना पत्थर। और अगला क्वेश्चन, कि कौन सी धातु को प्राप्त करने हेतु बॉक्साइट अयस्क है? तो ये है एल्युमिनियम। अगला क्वेश्चन, कि कलपक्कम के फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में प्रयुक्त ईंधन कौन सा है? अब ये कलपक्कम क्या है? तो ये एक जगह का नाम है, इंडिया में एक जगह है, और यहाँ पे एक रिएक्टर है, तो वहाँ पे जो ईंधन प्रयोग किया जाता है वो है समृद्ध यूरेनियम। समृद्ध यूरेनियम का क्या मतलब है? जो यूरेनियम नेचर में पाया जाता है, मतलब कि प्राकृतिक रूप से पाया जाता है, उसे कहते हैं समृद्ध यूरेनियम। फिटकरी गंदले पानी को कौन सी प्रक्रिया के द्वारा साफ कर देता है? तो ये होती है प्रक्रिया अस्कंदन की, और अस्कंदन की प्रक्रिया के द्वारा जो फिटकरी होती है गंदे पानी को साफ कर देती है। अगला क्वेश्चन, कि सोडियम बाइकार्बोनेट का वाणिज्यिक नाम क्या है? मतलब कि आम भाषा में सोडियम बाइकार्बोनेट को क्या कहते हैं? तो इसे कहा जाता है बेकिंग सोडा, और जो नमक होता है उसे कहा जाता है सोडियम क्लोराइड, मतलब कि NaCl। अगला क्वेश्चन, कि मसाला किसका मिश्रण है? जो मसाला मतलब कि घर बनाने में यूज किया जाता है मोर्टार, तो ये होता है जल, बालू और जिप्सम का। जिप्सम कहिए या फिर सीमेंट कहिए। अगला क्वेश्चन, कि फोटोग्राफी में कौन सा रासायनिक यौगिक प्रयोग में लाया जाता है? तो अभी ये क्वेश्चन ऊपर आया था। फोटोग्राफिक में जो फिल्म होती है जिसे निगेटिव कहा जाता है उस पर सिल्वर ब्रोमाइड पाया जाता है। सिल्वर ब्रोमाइड मतलब कि AgBr। अगला क्वेश्चन, कि इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली बनाने में कौन सी सामग्री का प्रयोग किया जाता है? तो देखिए यार, अगर इलेक्ट्रिक हीटर पूछा जाएगा तो नाइक्रोम होगा, और इसी तरह अगर इलेक्ट्रिक बल्ब पूछा जाता है तो टंगस्टन होगा। ये दोनों में डिफरेंस है। अगला क्वेश्चन, और टंगस्टन और नाइक्रोम में एक खास डिफरेंस ये भी है कि नाइक्रोम को ऊर्जा देनी होती है और जो टंगस्टन होता है उसको प्रकाश देना होता है। अगला क्वेश्चन, कि स्टेनलेस स्टील में कौन सा तत्व शामिल है? स्टेनलेस स्टील तो इसमें होता है क्रोमियम और कार्बन। अगला क्वेश्चन, कि जिंक सल्फेट का आमतौर पर प्रयोग किया जाता है किसके रूप में? तो जिंक सल्फेट का प्रयोग किया जाता है कवकनाशी के रूप में प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, कि बर्तन बनाने में प्रयुक्त जर्मन सिल्वर एक एलॉय है, किसका?
मतलब कि किसका किसका मिश्रण है जो बर्तन बनाने में प्रयोग किया जाता है जर्मन सिल्वर। तो यहाँ पे इसमें होता है कॉपर, जिंक और निकेल, ये तीनों मिलकर क्या बनाते हैं, जर्मन सिल्वर। अगला क्वेश्चन कि पोर्टलैंड सीमेंट में जिप्सम मिलाने से क्या होता है। तो अगर पोर्टलैंड सीमेंट जो कि नॉर्मल सीमेंट होता है, अगर इसमें जिप्सम की मात्रा मिला दी जाए कुछ ज़्यादा ही, तो जो सीमेंट होता है जल्दी जमने लगता है। मतलब कि नॉर्मली सीमेंट 30 मिनट के बाद जमना शुरू होता है, 10 घंटे तक जमता है, लेकिन अगर आप जिप्सम की मात्रा बढ़ा देते हैं तो ये 5 मिनट बाद ही जमना शुरू हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कि सीमेंट बनाने के लिए किसके मिश्रण को खूब लाल किया जाता है। तो सीमेंट बनाने के लिए चूना, पत्थर और जो क्ले होता है, मृतिका होती है, इसके मिश्रण को लाल किया जाता है। अगला क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, कि कौन सी प्रायः मूर्तियों और पदकों के निर्माण में प्रयोग होता है, जबकि पीतल बर्तनों, वैज्ञानिक उपकरणों, कार्ट्रिजों को बनाने में प्रयोग किया जाता है। पीतल और कांसा दोनों ताम्र युक्त मिश्र धातु है, तभी भी उनकी रासायनिक संरचना में अंतर है। तो देखिए जो पीतल होता है, पीतल में जस्ता और कांसे में टीन का अतिरिक्त अंश होता है, मतलब कि पीतल में अधिकतम जस्ता होगा और कांसे में टीन होता है। अब अगला क्वेश्चन कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक रूप क्या है, मतलब रासायनिक नाम क्या है। तो यह है कैल्शियम सल्फेट। और अगला क्वेश्चन कि जस्ते में एक बर्तन पर विद्युत लेपन की विधि क्या कहलाती है। तो अगर जस्ते से एक बर्तन पे अगर आप लेपन करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि हम उसे जंग से बचाते हैं, और जंग से बचाने के लिए इस पे 2 ध्रुव बना दिए जाते हैं। जैसे अगर उस पर आप लेप लगा लेंगे तो उस पर जंग का प्रभाव नहीं पड़ता है। कठोर स्टील क्या होता है। तो कठोर स्टील में जो कार्बन का परसेंटेज होता है 5 से लेके 1.5% तक होता है। अगला क्वेश्चन कि माणिक्य और नीलम किसके ऑक्साइड है। तो ये है एल्युमिनियम के, और एल्युमिनियम का एलाई क्या होता है, तो बॉक्साइट होता है। देखिए यहाँ पे लिखा गया है एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क क्या है, तो बॉक्साइट। अब अयस्क या फिर एलाई क्या होता है। तो देखिए अयस्क का मतलब ये कि जो एल्युमिनियम हमें मिलता है ये जमीन से हमें बॉक्साइट के रूप में मिलता है, और इसे हम शुद्ध करके एल्युमिनियम के रूप में कन्वर्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन कि ऑडियो और वीडियो टेप में कौन सा रासायनिक पदार्थ का लेप लगा रहता है। तो ऑडियो और वीडियो टेप में लेप लगा रहता है आयरन ऑक्साइड का। धातु की प्रकृति कैसी होती है। तो ये होती है विद्युत धनात्मक। और आगे बढ़े तो अगला क्वेश्चन है कि सीसी पेंसिल में सीसी की प्रतिशतता कितनी होती है। तो जो सीसी पेंसिल होता है उसमें सीसी 1% भी नहीं होता है। और पोर्टलैंड सीमेंट में चूना होता है, मतलब CaO, सिल्का होता है SiO2, और एल्मुना होता है Al2O3, और फेरिक ऑक्साइड होता है Fe2O3। तो इसका सही क्रम कितना है, मतलब कि कौन सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो देखिए सबसे ज़्यादा पाया जाता है चूना, उसके बाद सिल्का, उसके बाद एल्मुना, और उसके बाद फेरिक क्लोराइड। और आज का अंतिम क्वेश्चन कि सोने को घोला जा सकता है किसमें। तो अगर नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मिश्रण हो तो वहाँ पे सोने को भी घोला जा सकता है। चालित वाहन निर्वातक का सबसे अधिक या फिर सर्वाधिक अविषाणु धातु प्रदूषक है, मतलब कि जो हम वाहनों में जो तेल डलवाया जाता है ऑयल, इसमें सबसे ज़्यादा खतरनाक क्या है। तो ये है लेड। अगला क्वेश्चन कि पीतल में कौन कौन सी धातुएं होती हैं। तो पीतल में अगर तांबा और जस्ता को एक खास अनुपात में मिलाया जाए तो इससे बनता है पीतल। उसी तरह कभी कभी पूछा जाता है कि जो एल्युमिनियम होता है इसका ओर क्या होता है। देखिए ओर क्या होते हैं ये भी आपको जानना चाहिए। ओर मतलब अयस्क होता है। अब ओर का मतलब ये है कि हमें वो पदार्थ कच्चा रूप में, कच्चा जब रहता है तो जिस रूप में मिलता है उसे ओर कहते हैं। तो जो हम एल्युमिनियम देखते हैं ये चीज़ जब हमें धरती से मिलती है तो ये हमें बॉक्साइट के रूप में मिलती है। तो बॉक्साइट के रूप में मिलती है, तो जो एल्युमिनियम है इसका और क्या हो गया, बॉक्साइट। तो आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉनिकी में सोल्डरन प्रक्रिया में सोल्डर के रूप में कौन से पदार्थ को गलती भी हो। अगला क्वेश्चन कि यसद लेपन क्या है। यसद लेपन, तो देखिए यसद लेपन मतलब कि गैल्वेजाइजेशन। पसंद करता। अगला है कि यसद लेपन क्या है। तो यसद लेपन मतलब कि लोहे पर जस्ता चढ़ाना। अब लोहे पर जस्ता क्यों चढ़ाया जाता है, ताकि लोहे पे जंग ना लगे, क्योंकि जंग लगता है तो लोहा जल्दी खराब हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि यूरेनियम के रेडियो एक्टिव विद्युतन के फलस्वरूप अंततः क्या बनता है। यूरेनियम के रेडियो एक्टिव विद्युतन के फलस्वरूप तो ये बनता है सीसा। देखिए यूरेनियम का प्रयोग कहाँ पे होता है, तो जो परमाणु भट्टियां हैं वहाँ पे यूरेनियम का प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन कि मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है। तो मायोग्लोबिन में होती है लोहा। अगला क्वेश्चन कि पदार्थ जो अणु शक्ति से संबंधित नहीं है, मतलब कि वह पदार्थ जो कि अणु शक्ति से संबंधित नहीं है, तो ये है क्रोमियम। अगला क्वेश्चन कि मिश्र धातु नहीं है। तो मिश्र धातु नहीं है तांबा। आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि फ्यूज तार किससे बनता है। जो फ्यूज वाला तार होता है जो कि हम अपने इलेक्ट्रिक यूज में लगाते हैं, तो ये होता है टिन और सीसा की मिश्र धातु का। दरअसल जो फ्यूज तार होता है इसका जो गलनांक होता है थोड़ा सा कम होता है,
क्योंकि अगर हमारे किसी भी सामान में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो ये उससे पहले गल जाता है। अगला क्वेश्चन है, किसी धातु से बनाया गया मिश्र धातु हवाई जहाज तथा रेल के डिब्बे में पुर्जे बनाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, कौन सी धातु से बनाया गया होता है? देखिए, मिश्र धातु का मतलब कि कई धातुओं से मिलाकर जो बनाया जाए उसे मिश्र धातु कहेंगे। तो जो एल्युमिनियम और लेड के मिक्सचर से हवाई जहाज तथा रेल के डिब्बे में कई पुर्जे बनाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन कि बंगाल बेसिन में भौम जल अधिकतर प्रदूषित होता है, किससे? जो बंगाल बेसिन है उसमें जो भौम जल है वो अधिकतर प्रदूषित होता है, किससे? ये होता है आर्सेनिक से। और जल में आर्सेनिक की कितनी मात्रा मान्य है? तो ये है 0.5 mg पर लीटर। अब देखिए इसका क्या मतलब है, मतलब कि जो हम पानी पीते हैं अगर इसमें इतना तक आर्सेनिक है तो इसे हम अलाउ करेंगे पीने के लिए, अगर इससे ज़्यादा आर्सेनिक की मात्रा है तो उसे हम अलाउ नहीं करेंगे। तो यही है अनुमत ऊपरी सीमा। अगला क्वेश्चन है, कांच क्या होता है? तो कांच होता है अतिशीतित द्रव। अगला क्वेश्चन कि लेंस किससे बनता है? तो जो फ्लिंट कांच होता है उससे लेंस बनता है। देखिए ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन कि पाइरेक्स कांच को अधिक सामर्थ्य बनाने के लिए निम्न में से क्या उत्तरदायी है? जो पाइरेक्स कांच होता है इसको अगर हम अधिक सामर्थ्य बनाना चाहें तो उसके लिए हमें बोरेक्स का सहारा लेना पड़ेगा। और आपको बता दें कि आपको इसका PDF मिल जाएगा इसी वेबसाइट पे sarkariexam.me। हालांकि यहाँ पे आप जाएंगे तो आपको टेस्ट देने के लिए भी कई ऑप्शन मिल जाते हैं, वहाँ से आप फ्री में टेस्ट देके ये जान पाएंगे कि आपकी तैयारी कितनी हद तक हुई है। अगला क्वेश्चन है कि धातुएं सुचालक होती हैं क्यों? क्योंकि आपको पता है कि जो धातुएं होती हैं सुचालक होती हैं क्योंकि उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, और उसी तरह इसका उलट जो धातुएं होती हैं वो सुचालक नहीं होती हैं। अब सुचालक का मतलब क्या? तो सुचालक का मतलब ये कि उनमें विद्युत का प्रवाह होता रहे, उन्हें हम कहेंगे सुचालक, जैसे कि चांदी में या फिर गोल्ड में। और अगर कुचालक की बात करें तो जैसे लकड़ी है तो इसमें विद्युत का प्रवाह नहीं होता है, इसीलिए इन्हें हम कुचालक कहते हैं। केवल विद्युत ही नहीं, कोई भी उष्मा। अगला क्वेश्चन कि मुख शोधन मतलब कि माउथ वॉश तथा टूथपेस्टों में कौन सा यौगिक आमतौर पर प्रयोग किया जाता है? यह है सुहागा, और इसी को बोरेक्स भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन कि चुंबक बनाने के लिए कौन सी मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है? तो चुंबक बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है एल्निको मिश्र धातु का। अगला क्वेश्चन कि फोटोक्रोमेटिक कांच में किसकी उपस्थिति के कारण जो काला रंग है, यानी कि जो हरा रंग है, ये काला रंग होने का गुणधर्म रखता है। मतलब कि जो फोटोक्रोमेटिक कांच होता है इसमें क्या होता है कि जो हरा रंग रहता है अब काला दिखाई देने लगता है। तो ये है रजत ब्रोमाइड, मतलब कि इसको सिल्वर ब्रोमाइड कहते हैं, AgBr लिखा जाता है। अगला क्वेश्चन कि शुद्ध जल कैसा होता है? तो शुद्ध जल का उदासीन होता है। अब ये कहाँ से पता चला? तो देखिए एक pH मान होता है, अब इसमें होता है 0 से लेके 7 और यहाँ पे होता है 14। यहाँ पे 0 से 7 का मतलब कि जिनका मान 0 और 7 के बीच रहेगा वो होंगे अम्ल, जिनका मान 7 से लेके 14 के बीच रहेगा वो होंगे क्षार। ठीक, तो यहाँ पे जो जल होता है इसका pH मान ना तो 7 के पहले होता है ना तो 7 के बाद होता है, पूरी तरह 7 होता है। तो जिनका जो pH वैल्यू है 7 होगी, ये बीच में होगा एकदम, उन्हें हम कहते हैं उदासीन, क्योंकि ना तो ये अम्ल में आएंगे ना तो ये क्षार में आएंगे। अगला क्वेश्चन में देखिए बताया गया है कि शुद्ध जल का pH वैल्यू कितना होता है? तो ये है 7। और आगे बढ़े तो अगला क्वेश्चन है कि 10 मोल जल का द्रव्यमान कितना होगा? 10 मोल जल का। तो देखिए जो जल होता है उसका H2O होता है, अगर इसे आप काउंट करें तो H का H2 है तो ये हो जाएगा 2, और प्लस यहाँ पे ऑक्सीजन है 16, इनको आप जोड़ेंगे तो हो जाएगा 18, और 10 मोल है तो हो जाएगा 180। अगला क्वेश्चन कि पानी का घनत्व अधिकतम कौन से तापमान पे होता है? तो जो पानी है इसका जो अधिकतम उसका अधिकतम घनत्व की बात आएगी तो ये होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे। मतलब कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये बर्फ बन जाता है जो वातावरण के संपर्क में रहता है। जैसे कभी कभी ये पूछा गया है परीक्षा में कि जो तालाब होते हैं उन पे जब ये ऊपर का पानी चाहिए, पूछा जाता है कि जो पानी बर्फ बन जाता है तो उसमें जलीय जीव कैसे जिंदा रहते हैं? तो यहाँ पे केवल वही पानी बर्फ बनता है जो कि वायुमंडल के संपर्क में रहता है, मतलब कि कुछ अंदर तक। बाकी जो नीचे वाला है ये पानी के ही फॉर्मेट में रहता है, और यहाँ पे जो जलीय जीव रहते हैं वो जिंदा रहते हैं। अगला क्वेश्चन कि हाइड्रोजन सल्फाइड या हाइड्रोजन क्लोराइड की तुलना में जल का उच्च क्वथनांक किसके कारण होता है? तो ये होता है हाइड्रोजन अबंधन के कारण। अगला क्वेश्चन कि जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो ये है H2O। देखिए इसी तरह एक आता है भारी जल, तो भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? अगर आपको पता है तो कमेंट करके बताइए। भारी जल का होता है D2O। अब D कहाँ से आ गया? यहाँ पे तो जल के लिए हाइड्रोजन का प्रयोग हो रहा है, तो यहाँ पे D कहाँ से आ गया? तो देखिए हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, 1H1, 1H2, 1H3। तो ये जो होता है सेकेंड वाला इसको कहते हैं ड्यूटेरियम, इसको ट्राइटेरियम कहते हैं। तो ये प्रयोग होता है भारी जल में।
तो ये प्रयोग होता है। और ये जो समस्थानिक है, समस्थानिक का ये मतलब कि इनका जो परमाणु क्रमांक होगा बराबर होगा। देखिए यहाँ पर भी एक है, यहाँ पर भी एक है, यहाँ पर भी एक है, लेकिन इनका परमाणु भार अलग अलग है। जिनका परमाणु भार बराबर होगा, परमाणु क्रमांक मतलब कि अलग अलग होगा, उन्हें समभारिक कहते हैं। जिनमें इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं उन्हें सम इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं, और जिनमें न्यूट्रॉन बराबर होता है उन्हें सम न्यूट्रॉनिक कहते हैं। अगला क्वेश्चन कि भारी जल मतलब कि वही D2O, जिसके बारे में अभी हम आपको बता रहे थे। D2O में अब से क्या अभिप्राय है, तो ये है कि ये होता है डेटोनेटेड वाटर। डेटोनेटेड वाटर मतलब कि उसमें 1H1 की जगह पे क्या यूज होता है, 1H2। अगला क्वेश्चन कि भारी पानी वह होता है जिसमें हाइड्रोजन का स्थान उसका समस्थानिक ले लेता है। अभी हम इसी के बारे में आपको बता रहे थे कि भारी पानी वह होता है जिसमें हाइड्रोजन की जगह उसका समस्थानिक ले लेता है। मतलब कि नॉर्मली पानी में 1H1 प्रयोग में आता है, लेकिन जब भारी पानी की बात आएगी तो 1H2 प्रयोग में आएगा 1H1 के जगह पे। ये भी हाइड्रोजन ही है, इसमें ये अलग नहीं है, लेकिन ये उसका समस्थानिक है और इसे ड्यूटेरियम कहते हैं। जो भारी जल है ये क्या है, तो यह एक प्रकार का मंदक है, क्योंकि आपने देखा होगा जो यूरेनियम के परमाणु संयंत्र होते हैं इनमें प्रक्रिया को कंट्रोल में रखने के लिए इसे प्रयोग किया जाता है। और जो किसी की प्रक्रिया को कम करे, रोके, उसे हम कहते हैं मंदक, और जो किसी की प्रक्रिया में तेजी ला दे उसे कहते हैं त्वरण। तो जो भारी जल है यह जो परमाणु संयंत्र होते हैं, परमाणु भट्टियां होती हैं, उनमें उनकी स्पीड को कम करता है, इसीलिए इसे हम कहते हैं मंदक। अगला क्वेश्चन कि कार्बन क्या है, तो कार्बन एक अधातु है। और अगला क्वेश्चन कि सबसे जैव यौगिकों का अनिवार्य मूल तत्व क्या है, सभी जैव यौगिकों का, मतलब कि जो भी यौगिक है इनमें कार्बन जरूर होगा। अगला क्वेश्चन कि हीरा और ग्रेफाइट किसके अपरूपक हैं, तो ये है कार्बन, मतलब कि दोनों कार्बन के ही रूप हैं। देखिए हीरा कितना चमकता है, और ग्रेफाइट का मतलब कि जो हम पेंसिल यूज करते हैं उसमें जो लेड होता है अंदर का, वो ग्रेफाइट का बना होता है। अगला क्वेश्चन कि पेंसिल का लेड किसका बना होता है, तो देखिए ये होता है ग्रेफाइट का। आगे बढ़े तो अगला है कि नाभिकीय रिएक्टर में किसे मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो ये होता है बोरान की छड़ें होती हैं, ग्रेफाइट होता है और भारी जल, तीन चीज़ों को प्रयोग में लिया जाता है, बोरान की छड़ें, ग्रेफाइट और भारी जल। अगला क्वेश्चन कि रेडियो कार्बन डेटिंग में किसका निर्धारण क्या होता है, रेडियो कार्बन डेटिंग से, तो देखिए जो कार्बन डेटिंग है इससे ये पता चलता है कि कोई भी जीवाश्म कितने साल पुराना है। जैसे कि अगर कोई भी कंकाल मिल जाता है तो अगर उसे ये पता करना हो कि ये कितने टाइम पीरियड पुराना है, तो उसे हम कार्बन डेटिंग की सहायता से पता कर सकते हैं कि जो ये हड्डी हमें मिला है ये कितने साल पुराने जानवर का है। अगला क्वेश्चन कि कच्चा चीनी को रंग विहीन करने हेतु क्या प्रयोग किया जाता है, तो ये मतलब कि जो हम चीनी यूज करते हैं उसी चीनी की बात हो रही है। तो ये चीनी जब शुरुआत में बनती है तो ये थोड़ी बहुत कलरफुल रहती है। तो आप देखते होंगे कि जो हम चीनी घर में यूज करते हैं ये तो पूरी तरह व्हाइट होती है, ये तो रंग विहीन होती है, इसमें कोई रंग नहीं रहता है। तो इसे रंग विहीन करने के लिए इसे मिलाया जाता है एनिमल चारकोल, और इसीलिए कहा जाता है कि अगर आप उसी गन्ने का गुड़ होता है जो, अगर उसे आप प्रयोग करते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर उसी गन्ने की आप शक्कर को प्रयोग करते हैं तो आपको अनेकों रोग हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन कि भूरा कोयला किसे कहा जाता है, तो कोयले के अलग अलग रूप होते हैं, उसमें से भूरा कोयला की बात करें तो ये कहा जाता है लिग्नाइट को। वैसे ये जो लिग्नाइट है ये कोयले का रूप नहीं है, लेकिन इसका एक उपनाम है ये भूरा कोयला। अगला क्वेश्चन कि पानी में नमक मिलाने पर पानी के क्वथनांक और हिमांक पे क्या असर पड़ेगा, मतलब ये एक पानी है और उसमें अगर हम नमक मिला देते हैं तो क्या होगा। तो देखिए अगर पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे पहले खौल रहा था और 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये बर्फ बन जा रहा था, मानना है यहाँ पे आपको, अगर मान लें आप कि यहाँ पे पहले 100 डिग्री तापमान पे ये खौल रहा था तो और 4 डिग्री तापमान पे ये बर्फ बन जा रहा था, तो जो 100 डिग्री है ये इसका क्वथनांक है, मतलब कि बॉइलिंग पॉइंट है, और जो हिमांक है मतलब कि ये 4 डिग्री है। तो अगर इसी पानी में आप नमक मिला देते हैं तो जो उसका क्वथनांक है वो बढ़ जाएगा, मतलब कि ये जो 100 डिग्री है अब ये 100 डिग्री पे गर्म नहीं खौलेगा नहीं, अब ये 110 105 पे जिस हिसाब से नमक की मात्रा रहेगी उस हिसाब पे खौलेगा, और जो इसका हिमांक है ये इसका कम हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है, आपको बस याद रख लेना है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन है कि पानी में नमक मिलाने पर पानी के क्वथनांक और हिमांक में क्या असर पड़ता है, तो जो क्वथनांक है मतलब कि बॉइलिंग पॉइंट है वो बढ़ जाएगा और जो हिमांक है ये घट जाता है। अगला क्वेश्चन कि पोटेशियम परमैंगनेट जल को क्या करता है, तो जो जल होता है उसको शुद्ध करने के लिए पोटेशियम परमैंगनेट का यूज करते हैं। अब आज के लिए आपका ये पहला क्वेश्चन होगा, आप हमें पोटेशियम परमैंगनेट का जो रासायनिक सूत्र होता है कमेंट करके बताइए। देखिए अगर आपको नहीं भी पता है तो आप कहीं से देख करके बताइए, उससे क्या होता है कि जब आप किसी चीज़ को सर्च करते हैं तो वो चीज़ आपके दिमाग में ज़्यादा दिनों तक याद रहता है। अगला क्वेश्चन कि समुद्री जल से शुद्ध जल किस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, तो ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है कि मतलब जो समुद्री जल होता है इसमें सबको पता है कि इसमें नमक की मात्रा अधिक होती है, इसे हम पी नहीं सकते हैं,
तो यहाँ पे इसे शुद्ध बनाने के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाएंगे? तो इसे शुद्ध बनाने के लिए हम अपनाते हैं आसवन प्रक्रिया। अगला क्वेश्चन कि जल की अस्थायी कठोरता का कारण क्या है? तो देखिए, जो जल की अस्थायी कठोरता होती है इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट होते हैं, इसीलिए ये जल में अस्थायी कठोरता बन जाती है। देखिए, जल में दो तरह की कठोरता होती है, एक होती है अस्थायी और एक होती है अस्थायी। यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, एक होती है अस्थायी, एक होती है अस्थायी। तो अस्थायी का मतलब कि इसमें केवल ऐसी कठोरता होती है कि अगर इसे हम केवल गर्म कर दें तो ये जो इसकी कठोरता होती है खत्म हो जाती है। लेकिन अस्थायी कठोरता ऐसी होती है कि उन्हें गर्म करने पे कोई असर नहीं पड़ेगा, इनके लिए कुछ केमिकल्स इसमें मिलाने पड़ते हैं। अब कैसे पता चलेगा कि जल कठोर है या फिर नॉर्मल है? तो जो हम साबुन यूज करते हैं इसके साथ कठोर जल उतना झाग नहीं देता है। आगे बढ़े तो अगला क्वेश्चन है कि एक नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का क्या कार्य होता है? तो देखिए, अभी एक जगह आया था शुरू में, हमने बताया आपको कि जो भारी जल होता है न्यूट्रॉन की गति को कम कर देता है, और जो भी किसी की गति को कम करे उसे हम कहेंगे मंदक, जो भी किसी की गति को बढ़ा दे तो उसे हम कहेंगे त्वरण। अगला क्वेश्चन कि मुलायम कोयला के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसे जाना जाता है बिटुमिनस को। जो बिटुमिनस होता है उससे हम कहते हैं, उपनाम है उसका मुलायम कोयला, और ये सामान्य किस्म का कोयला होता है, सामान्य किस्म का कोयला होता है बिटुमिनस। अगला क्वेश्चन कि उच्च कोटि का कोयला क्या है? तो यह है एंथ्रासाइट। इसमें कोल की मात्रा मतलब कार्बन की मात्रा कितनी होती है? तो 96%। आगे बढ़े तो अगला क्वेश्चन है कि वाहनों से निकलने वाले प्रदूषित गैस में मुख्यतः क्या होता है? जो वाहन से प्रदूषित गैस निकलते हैं तो इसमें होता है कार्बन मोनोऑक्साइड, मतलब कि CO। ये मुख्य रूप से प्रदूषण फैलाने वाला गैस होता है। अगर बात करें कि मतलब कि जो गाड़ी है इसमें कौन सा ईंधन का प्रयोग करें कि सबसे कम प्रदूषण हो, तो वो हो जाएगा हाइड्रोजन। अगर हाइड्रोजन प्रयोग में लाया जाता है तो उसमें सबसे कम प्रदूषण होता है। अगला क्वेश्चन कि कौन सी गैस वायु को सबसे अधिक प्रदूषित करती है? तो सबसे अधिक प्रदूषित करती है CO, क्योंकि इसी CO से कहीं ना कहीं CO2 भी बनता है, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि CO है, इसमें अगर एक ऑक्सीजन जुड़ जाए तो ये CO2 बन जाता है। अगला क्वेश्चन कि कौन सी गैस प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है? तो ये होता है कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड तो आपको पता ही होगा, जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो मनुष्यों द्वारा छोड़ा जाता है, CO2। इसे मनुष्य छोड़ते हैं, मनुष्य या फिर जो सभी जीव हैं सब छोड़ते हैं इसे, और इसे ग्रहण कौन करता है? तो जो पौधे होते हैं इसे ग्रहण करते हैं। पौधे इसे ग्रहण करके क्या छोड़ते हैं? तो ऑक्सीजन छोड़ते हैं। पौधे ऑक्सीजन कब छोड़ते हैं? तो केवल दिन में। दिन में क्यों? तो दिन में होता है प्रकाश संश्लेषण। और प्रकाश संश्लेषण मतलब क्या होता है? तो पौधों का जो भोजन बनाने की प्रक्रिया है उसे हम कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। तो प्रकाश संश्लेषण केवल दिन में ही क्यों होता है? क्योंकि इसमें सूर्य का प्रकाश जरूरी है, और आपको पता है कि जो सूर्य है उसका प्रकाश केवल और केवल दिन में मिलता है। यहाँ पे इसीलिए कहा जाता है कि रात के समय पे किसी भी व्यक्ति को किसी भी पौधे के नीचे नहीं सोना चाहिए, क्योंकि रात के टाइम जो पौधे होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने लगते हैं ये, और वहाँ पे जो मनुष्य सोएगा वो तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेगा ही, तो उस व्यक्ति को अपना ऑक्सीजन लेने में प्रॉब्लम होगी। इसीलिए कहा जाता है कि रात के समय पे पौधों के नीचे नहीं सोना चाहिए। अगला क्वेश्चन कि प्रकाश संश्लेषण मतलब कि हम बता चुके हैं आपको, खाना बनाना पौधों का, में पौधों द्वारा कौन सी गैस उपयोग में लाई जाती है? पौधों द्वारा तो देखिए, ये तो जो CO2 की हम बात करें ये तो लाया ही जाता है, लेकिन इसके साथ साथ थोड़े बहुत कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट भी लाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन कि कौन सी गैस पौधा घर प्रभाव पे ज़्यादा असर डालती है? मतलब ये ग्रीन हाउस इफेक्ट आपने पढ़ा होगा, अगर याद हो तो आपको, ग्रीन हाउस इफेक्ट, तो ये होती है कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन कि ग्लोबल वार्मिंग किसके लिए उत्तरदायी है? ग्लोबल वार्मिंग मतलब ग्लोबल वार्मिंग का क्या मतलब है कि इसमें ये होता है कि आपने अभी पढ़ा होगा कि पेरिस में इसके लिए समझौता हुआ है। इसमें यह है कि अगर हम अपना जो प्रदूषण फैला रहे हैं इस प्रदूषण को हमने कम नहीं किया तो हमारी जो ओजोन की परत है वो खत्म हो जाएगी। अब कभी कभी देखिए ओजोन की परत क्या होती है ये भी हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले इसको पूरा कर लें। तो जो ओजोन की परत है अगर वो क्षय हो जाती है तो जो सूर्य की पराबैंगनी किरणें हैं वो सीधे सीधे धरती पे आ जाएंगी, और जब वो धरती पे आएंगी तो तरह तरह के रोग फैलाती हैं। तो इसी को, जो कि ओजोन की परत का क्षय हो रहा है, इसी को हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। अब ओजोन की परत को क्षय होने में सबसे मुख्य रूप से कौन सी गैसें मतलब उत्तरदायी होती हैं? तो ये होता है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये कहाँ से निकलता है? तो जो हम घर में प्रशीतक यानी कि कूलर यूज करते हैं इनमें से ही क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलता है। यहाँ पे देखिए जो ये ओजोन है ये समताप मंडल के ऊपर पाया जाता है, और इसमें यह है कि ये एक तरह का लेयर है जो पराबैंगनी किरणों को धरती पे डायरेक्ट आने से रोकता है। अगर पराबैंगनी किरणें जो कि खराब किरणें हैं मनुष्यों के लिए, अगर ये धरती पे आती हैं तो हमें कई तरह के रोग होते हैं, जैसे कि जो चर्म रोग होता है, चर्म वाला कैंसर, तो ये आपको हो सकता है। बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है कि संगणकों में IC चिप्स प्रायः किसके बनाए जाते हैं? तो संगणक मतलब कि सिलिकॉन, संगणक मतलब कि कंप्यूटर, और इसमें जो चिप बनाए जाते हैं IC मतलब कि इंटीग्रेटेड सर्किट, तो ये हमेशा बनाए जाते हैं सिलिकॉन के। देखिए अगर आपको टेस्ट देना है, अगर आप चाहते हैं कि कोई चीज़ का आप टेस्ट दें तो इसके लिए आपको हमारी एक और वेबसाइट मिल जाएगी, study4jobs
हालांकि ये वेबसाइट का लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। वहाँ से जाके आप इस तरह के टेस्ट दे पाएंगे जिससे जो आपकी तैयारी है और ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। हालांकि उसके लिए हम अलग से एक वीडियो बनाने वाले हैं, फिर भी आपको हम पहले बता दे रहे हैं, आप जाके देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि क्वार्टर किससे बनता है। जो क्वार्टर जो होता है ये बनता है कैल्शियम सिलिकेट से। और अगला है कि विभिन्न प्रकार के कांच निर्माण में प्रयुक्त होने वाले मुख्य घटक कौन कौन से हैं। तो कांच के निर्माण में सिलिका का प्रयोग होता है। तो देखिए, वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले जो लोग अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं जरूर लाइक कर दें, और आपको बता दें कि आपके लाइक से ही हम इसका अगला पार्ट हम लाते हैं। आप हमें कमेंट करके बताइए कि आपको यह वीडियो कैसी लग रही है। इसके साथ ही आप इसका PDF भी डाउनलोड कर पाएंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया जा चुका है। अगला क्वेश्चन है कि वायुमंडलीय हवा में सबसे प्रचुर मात्रा में क्या होता है। तो ये होता है नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन तो आपको पता ही होगा कि जो नाइट्रोजन होता है वायुमंडल में 78% होता है। इसके बाद होता है ऑक्सीजन, ये होता है 21%। यहाँ पे कभी कभी पूछा गया है कि आर्गन कितना होता है, तो ये होता है 0.01%। इसके साथ साथ और भी ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाता है, लेकिन 2 या 3 को इनको जरूर पूछा जाता है। तो सबसे अधिक क्या है, तो नाइट्रोजन है। उसके बाद क्या है, तो ऑक्सीजन है, कितना 21%। अगला क्वेश्चन कि क्रायोजेनिक द्रव क्या है। क्रायोजेनिक द्रव, तो जो द्रव नाइट्रोजन होता है ये क्रायोजेनिक द्रव कहलाता है। अगला क्वेश्चन कि रात को पेड़ के नीचे सोने की सलाह नहीं दी जाती है, क्यों। क्योंकि तब जो पौधे होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का मोचन करते हैं, मतलब कि छोड़ते हैं। अगला क्वेश्चन कि आग बुझाने के लिए कौन सी गैस प्रयोग में लाई जाती है। तो अगर कहीं आग लगी है और अगर आप इसे बुझाना चाहते हैं तो आपको CO2 प्रयोग में लाना होगा। अगर कहीं आग लगी है और आप इसे और तेज करना चाहते हैं, मतलब कि आग आप जलाए हैं किसी काम के लिए, तो वहाँ पे आपको ऑक्सीजन प्रवाह में देना चाहिए। अगला क्वेश्चन है किसकी उपस्थिति के कारण चूने का पानी वायु में आते ही दूधिया रंग का हो जाता है। मतलब कि जो चूना होता है, जो शुद्ध चूना होता है, इसे हम जब पहली बार पानी के संपर्क में लाते हैं तो ये तुरंत दूधिया कलर का हो जाता है। तो यहाँ पे पानी के साथ साथ उसको हवा भी मिलती है, तो यहाँ पे हवा से वो ले लेता है कार्बन डाइऑक्साइड।